हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दानिश खान और आज हम हैं द फिटनेस हेडक्वार्टर जिम के अंदर और हम आज मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको मुझे नहीं लगता इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कई लोग समझ भी जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो एक फ़िटनेस गुरु भी हैं, साथ ही साथ एक प्रेप कोच भी हैं, काफ़ी सालों से इस फील्ड के अंदर हैं और यहाँ तक कि उन्होंने मिस्टर एमपी के लिए, मिस्टर इंडिया के लिए भी काफ़ी सारे एथलीट्स रेडी किए हैं। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी कैसी रही। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आइए। सो गाइस, आज हम हैं द फिटनेस गुरु मलिक इसरार के साथ। जैसा कि हमने बात की थी कि आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं, तो मामू वेलकम है आपका हमारा चैनल पे। तो मामू बताइए, अभी आप वर्कआउट कर रहे थे, काफ़ी टाइम बाद आप बता रहे हैं कि वर्कआउट किया आपने। हाँ, एक्चुअली लगभग 3 महीने बाद मैं आज जिम आया अपने और मैं ख़ुद को रोक नहीं सका। आते साथ ही सीधे मशीनों के से वर्कआउट। हाँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है 3 महीने बाद मुझे वर्कआउट करके। हालांकि हल्का फुल्का वर्कआउट मैं घर पे भी कर रहा था, वो रेजिस्टेंस बैंड और थोड़ा डंबल्स वगैरह थे, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था। तो मामू चलिए हम स्टार्ट करते हैं बात। तो मैं जानना चाह रहा था, मैं व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी बॉडी बिल्डिंग की, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कैसे आए, तो ये आप थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, एक्चुअली जब मैं स्कूल में था 11-12 में, तो बहुत दुबला पतला था। मेरा वेट 48-49 kg था। तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे स्कूल में, मेरे फ्रेंड, बाहर मोहल्ले के दोस्त मेरे दुबलेपन का मजाक उड़ाते थे। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि यार तुम जिम चले जाओ और जिम में जाके थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। तो मेरा पर्पस जिम जाने से सिर्फ ये था कि मैं थोड़ा मोटा हो जाऊँ और थोड़ा गाल वाल जो पिचके हुए थे। हाँ, 49-50 kg बहुत कम वेट हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर कॉलेज में भी जाना था, तो लगता था और ज़्यादा मजाक उड़ेगा, रैगिंग होगी। तो फिर मैं गया और जिम में जाके मैंने वर्कआउट शुरू करा जी। और बहुत, क्योंकि डाइट की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो मैं हाई कैलोरी फूड खाता था। एक दर्जन बनाना खा लिया कभी हैं, और क्रीम रोल, आइसक्रीम। हाँ, उस वक्त इतनी नॉलेज में नहीं थी, जो मिल गया। बॉडी बिल्डिंग में नहीं खाना चाहिए वो सब मैं खाता था, ये सोच के कि यार इससे वजन बढ़ता है। रसगुल्ले खा लिए, जलेबी खा ली, क्योंकि पता तो था नहीं। ये बात है 95-96 की। 95-96 की। हाँ, तो उस वक्त एक जो टीनेजर होता है बंदा, उसको क्या नॉलेज होगी, उसको तो बस यही है कि मैं इंटरनेट का ज़माना नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। हमारे उस पर पूरे एरिया में सिर्फ एक जिम था, वहाँ पे भी कोई ढंग का कोच नहीं था। हम खुद जाते थे, एक्सरसाइज करते थे। डाइट के नाम पे कुछ पता नहीं था। ये नहीं पता था कि जिम जाओ तो डाइट भी लेना पड़ती है। और आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि जिम जाने से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो डाइट है। आज मतलब इन 2020 लोगों को, बहुत सारे लोग जो मिलते हैं उनको नहीं पता कि डाइट भी ज़रूरी है। उन्हें लगता है बस जिम जाने से बॉडी बन जाती है, जिम जाने से दुबले हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने शुरू करा और 97-98 में एक फैशन शो हुआ, उसमें मैंने एज अ मॉडल में ऐसे ही उतरा, उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने। वहाँ पे मेरी जो मुलाकात है मेरे कोच जो हैं मुमताज़ सर, उनसे हुई। तो वहाँ पे मुझे बेस्ट फिजिक मिला, क्योंकि मैं बहुत मस्कुलर था तभी, इतना सब कुछ खाने के बाद भी, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो शुरू से बहुत हाई था। तो मैं बहुत मस्कुलर था, तो उन्होंने देखा वो पूरे 6 पैक एब्स और रिप्ड बॉडी, काफ़ी इम्प्रेस हुआ। हाँ, वो तो बड़े इम्प्रेस हुए कि यार इतनी मस्कुलर बॉडी, क्योंकि जुनून था कि थोड़ा मोटा होना है। तो 3-3, 4-4 घंटे वर्कआउट करते थे। तो सर ने बोला कि यार जो है तुम बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं करते। तो मैंने बोला सर मुझे बॉडी बिल्डिंग की तो कोई नॉलेज है नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा कार्ड है, तुम मुझसे मिलने आना। फिर मैं सर के पास गया मिलने रॉयल जिम, इस लालच में कि अब मेरी बॉडी भी अच्छी बन जाएगी। और फिर मैं उनके गाइडेंस में करीब 1-2 साल एक्सरसाइज मैंने करी। देन जो है 1999 या 2000 में समथिंग एक कंपटीशन हुआ। सर ने मुझे मोटिवेट करा कि यार तुमको इसमें उतरना चाहिए। वहाँ से आपका मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का सफ़र शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ। तो वो पहला कंपटीशन था मेरा जूनियर मिस्टर एमपी
तो मैं उसमें खेला, तब पोजिंग वोजिंग भी ज़्यादा आती नहीं थी। बाय लक मेरा जो है वहाँ पे सेकंड प्लेस लगा, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हाँ। मोटिवेशन मिला कि यार मुझे स्टेज पे प्राइज़ मिल रहा है, मेडल डाल रहे हैं गले में, घर लेके जा रहा हूँ, अगले दिन पेपर में नाम आ रहा है आपका, तो वो मेरा पहला हाँ, तो एक मोटिवेशन बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप एक प्लेस, आपको एक मेडल मिला, यस, तो यस, मोटिवेशन लेवल ही अलग होगा कि अब मैं आगे के लिए भी और रेडी करूँगा अपने आप को। जबकि बहुत मुश्किल लग रहा था कि यार कैसे इतनी सारी पब्लिक में, और वो जो कॉस्ट्यूम होती है बॉडी बिल्डिंग की एकदम पतली सी 1 इंच की, वो कैसे पहन के खड़ा होऊंगा, और आपको घूम घूम के दिखाना है चारों तरफ से कि फ्रंट पोज, साइड पोज, बैक पोज, तो बड़ी शर्म आती थी। मतलब लगता था उस टाइम बॉडी बिल्डिंग लोग जानते भी नहीं थे, वो खुद ने कभी बॉडी बिल्डिंग करी नहीं थी, तो दिल अंदर से डर रहा था यार कि कैसे कैसे करूँगा, इतने सारे लोग होंगे, और वहाँ पे मजाक नहीं है, चड्डी पहन के स्टेज पे खड़े होना इतनी सारी पब्लिक के बीच में, मतलब जब 8-10 हज़ार पब्लिक हो, जब लाइट्स आपके बॉडी का कोई भी पार्ट छुप नहीं रहा हो, उस लाइट में चड्डी पहन के स्टेज पे खड़े होना मजाक नहीं है, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि आप 10,000 पब्लिक में इतनी पतली सी चड्डी पहन के और खड़े हो जाएं। बहरहाल मुझे जो है जब मैं हुआ तो बड़ी मुझे शर्म आ रही थी, तो बार बार मेरा हाथ ऐसे रख लेता था, कभी ऐसे सर नीचे से जो सर थे जो कंपेयरिंग कर रहे थे, वो बार बार मुझे बोलते थे मेरे ट्रंक नंबर ले, सीधे खड़े हो आप, प्रॉपर तरीके से खड़े हो। अब क्योंकि पहला कॉम्पिटिशन था तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर धीरे धीरे करके तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता हुआ चला गया, अब फिर कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से जो है मेरा सफ़र। तो जब आपने कॉन्टेस्ट खेला और आपको मेडल मिला, और फिर इससे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब आप जब घर गए होंगे मेडल लेके। हाँ, मैं घर गया, मैंने उनको बताया, तो घर वालों का रिएक्शन वही था जो पहले दिन था। उनका यही कहना था कि नहीं, इसमें जिम विम जाने से कुछ नहीं होता, क्या रखा है इसमें, पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है और मेडिकल फील्ड से है। मेरे घर में सभी डॉक्टर हैं, ब्रदर और फादर, तो उनको लगता था कि इसको भी पढ़ लिख कर डॉक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, अब डॉक्टर का बेटा बॉडी बिल्डर कैसे बनेगा। 20 साल पहले पहलवानी और बॉडी बिल्डिंग को इतना महत्व भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि फेम नहीं मिलती थी, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, क्योंकि आप फेमस नहीं होते थे। आज कोई लड़का अगर चैंपियन बनता है स्टेट में या नेशनल में, तो वो हीरो बन जाता है ना, हज़ारों में लाइक्स आते हैं, लाखों में फॉलोअर्स हो जाते हैं, है ना, तो घर वालों को भी लगता है कि यार नहीं, ही इज़ डूइंग समथिंग, और इनकम भी होने लगती है, ब्रांड इंडोर्समेंट मिल जाते हैं, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं होता था, तो घर वालों को वही लगता था कि यार ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और ये कहाँ पहलवानी के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। उनको लगता था कि कुश्ती लड़ता हुआ लगभग नहीं जाए इसको। बहरहाल, लेकिन मैंने क्योंकि पैशन एकदम से पैदा हो गया था, मुमताज़ सर ने काफ़ी मोटिवेट कर दिया था, मैं लगा रहा और मैं करता रहा बॉडी बिल्डिंग। पर धीरे धीरे करके घर वालों को समझ में आया कि नहीं यार, वो जो कर रहा है वो ठीक है, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, और हमें उसको जो है मना नहीं करना चाहिए, और मैं करता रहा। तो मामू, जैसा कि आप काफ़ी बार मिस्टर एमपी रह चुके हैं, आपने मिस्टर इंडिया में भी कम्पीट किया है, नेशनल कॉन्टेस्ट भी खेले हैं, मेडल्स भी लेकर आए हैं एमपी के लिए, भोपाल का काफ़ी नाम रोशन किया। मतलब मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसे कोई भी प्रोफेशनल एथलीट्स होंगे जो आपको नहीं जानते। मैं भी कई सारे कॉन्टेस्ट में बाहर गया हूँ, तो आपका नाम काफ़ी मैंने सुना है, और काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और काफ़ी सारे आपने एथलीट्स भी रेडी किए। तो ये जो आपका सफ़र था इस दौरान, तो ये कितना साल हो गया तकरीबन आपको ये सब करते हुए? लगभग 20 साल। 20 साल जो है मैंने बॉडी बिल्डिंग करी, और मैंने 55 किलो वेट कैटेगरी से खेलना शुरू करा, तो 50 से 55 पहली कैटेगरी होती थी, और मैंने 100 kg तक खेला। अच्छा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 55 से लेके तो 100 किलो तक 100+ हर वेट में मेरे पास गोल्ड है, सर्टिफिकेशन है कि 55 किलो में गोल्ड है, 60 में है, 65 में, 70 में, 80 में, 90 में, 90+ में, 100 में। तो ये जो आपका सफ़र है 20 साल का, जो आपने, तो काफ़ी सारे टफ टर्न आए होंगे आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी मुश्किल आई होंगी। बिल्कुल। तो ये आपने कैसे फेस किया, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एथलीट की लाइफ में आती है, जो पहले भी आती थी और अभी भी आती है, और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम जी। क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशंस ऐसी थी, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो घर वालों को लगता है एक लॉयर भी है, मतलब एक एथलीट के साथ साथ एक लॉयर, मतलब कितनी चौंका देने वाली बात है कि एक एथलीट हैं, प्रोफेशनल एथलीट हैं, साथ ही साथ एक लॉयर हैं। मतलब इससे ये समझ में आता है कि बॉडी बिल्डिंग फील्ड में और फिटनेस फील्ड में, क्योंकि लोग कहते हैं इस फील्ड में कुछ नहीं है, आप लॉ करने के बाद भी इस फील्ड में हैं। मैंने अपनी स्टडीज़, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे पढ़ना ही है, तो मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी। मैंने डिप्लोमा किया डायटेटिक्स और न्यूट्रिशन में, सर्टिफिकेशन करे, K11 से करा, IFSI से करा, हेड से करा, इसका आपका पर्सनल ट्रेनर का, डाइटिशियन के मैंने करे 2-3 जगह से जो है सर्टिफिकेशन, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी करा, मुझे करना था उसमें, तो उसमें किया मैंने। खैर,
तो क्वालिफिकेशन मेरी कंटिन्यू चलती रही बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ, बट स्टिल जो प्रॉब्लम थी वो इकोनॉमिक थी। घर वालों को भी यही लगता था कि आगे क्या, फ्यूचर क्या है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं मिलते, लेकिन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इसी में है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा होगा जो बॉडी बिल्डिंग जितना एक्सपेंसिव हो। जितने एक्सपेंसेस बॉडी बिल्डिंग में हैं उतने क्रिकेट, फुटबॉल या कोई सा भी दूसरा स्पोर्ट्स ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज आपको रोज़ इन्वेस्ट करना है बॉडी में, डेली। हाँ, डेली की लाइक अगर आप मान लो हॉकी खेल रहे हो तो आप एक अच्छी कंपनी की किट खरीद लो तो 6 महीने 1 साल चलती है। क्रिकेट फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपने किट खरीद ली तो चलेगी, अब आपको कुछ भी नहीं करना, ग्राउंड जाना है और प्रैक्टिस करना है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में क्या करना है कि जब आप सुबह सो के उठोगे ना तो आपको एक अच्छा प्रोटीन शेक और एक ग्लूटामिन का शेक चाहिए, जो आपको 100 रुपये का पड़ता है। बिल्कुल, एक इसको प्रोटीन की सर्विंग तकरीबन अगर आइसोलेट प्रोटीन है तो वो 100 से 120 रुपये की पड़ जाती है ऑब्वियसली। उसके 2 घंटे बाद आपको क्या चाहिए, आपको 10 एग वाइट्स चाहिए, है ना, अगेन आपको 100 रुपये की पड़ती है। फिर आपको क्या चाहिए, आपको फिश चाहिए, फिर आपको मल्टीविटामिन चाहिए। ये सब सभी लोग जानते हैं, मतलब कोई नई बात नहीं है ये, मतलब इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बॉडी बिल्डिंग में रोज़ आपको मिनिमम से मिनिमम 400-500 रुपये, ये एक स्टेट लेवल की बात है, ये नेशनल लेवल की बात भी नहीं। हाँ, एक नॉर्मल जो बंदा है जिसको अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको लगता है कि यार मुझे चैंपियन बनना है अपने वेट में या ओवरऑल या स्टेट में बनना है, तो उसके इतना इन्वेस्टमेंट उसको डेली चाहिए, कम से कम मिनिमम से मिनिमम भी 500 रुपये। अगर वो स्टार्ट करना चाहे कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कम से कम उसको इतना तो बजट लेके चलना पड़ेगा अपनी डाइट का। बिल्कुल, एक बिगनर का भी, बिल्कुल बिगनर का भी चलना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन। प्रैक्टिस तो आसान है, 1-2 घंटा एक्सरसाइज करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो टफ पार्ट है वो डाइट और न्यूट्रिशन है। तो मामू कभी आपको ऐसा लगा कि यार मुझे बॉडी बिल्डिंग से कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में तो कुछ मिलता नहीं है, जाहिर सी बात है आपको अर्निंग सोर्स कुछ अपना अलग ही रखना पड़ेगा, तो बॉडी बिल्डिंग से कुछ अर्निंग होती नहीं। आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार बस यार अब बॉडी बिल्डिंग बहुत हो गई, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं इसके अंदर, पानी छोड़ना, नमक छोड़ना, जो पीक टाइम होता है कॉन्टेस्ट टाइम का, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी ऐसा आपके मन में ख्याल आया? जब मैंने लॉ करा जी, रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने कोर्ट जाना स्टार्ट करा एज एन एडवोकेट, करीब 6 महीने में मैं गया और मुझे लगा कि देखो मैं साथ में बॉडी बिल्डिंग करता रहूँगा, एडवोकेसी से पैसा कमाता रहूँगा, तो मेरी बॉडी बिल्डिंग चलती रहेगी, क्योंकि घर वाले सपोर्ट करते नहीं हैं। तो वहाँ पे जाके मुझे फ्रस्ट्रेशन आने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, मतलब आई वॉज नॉट बोर्न टू बी एन एडवोकेट, मैं एथलीट बनने के लिए पैदा हूँ, अब कुछ भी करना पड़े। मैंने अपने घर वालों से बात करी कि देखिए मैं कुछ और नहीं कर सकता, तो फिर मैंने सोचा कुछ इससे रिलेटेड काम शुरू करना चाहिए। तो मैंने एमपी का पहला सप्लीमेंट का स्टोर खोला जी, यहाँ भोपाल में, एमपी का सबसे पहला। इन 1998 या 1999 किसी को नहीं पता था कि सप्लीमेंट्स होता क्या है। उस वक्त तो इतना, मतलब सिर्फ एक ब्रांड था उस टाइम, तारा न्यूट्रिशन, कोई ब्रांड नहीं था, कोई इम्पोर्टेड कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन क्योंकि मैं जाता रहता था, बाहर पढ़ने जाता था मैं, तो मैंने देखा कि मेट्रोज़ में कुछ स्टोर्स खुल गए, तो मैंने पहला एमपी का स्टोर खोला सप्लीमेंट का 1998 में। तो घर वाले और दोस्त लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि भाई क्या बिजनेस करने जा रहे हो, पाउडर, हाँ, तो ये डब्बे की दुकान खोल ली तुमने, ये कौन खरीदेगा। अच्छा, वो ऐसा टाइम था जब लोग सप्लीमेंट किसी के सामने रख दो तो डर जाता था वो, और इसको हटाओ, ये क्या ले आए भाई, छुपा के। हाँ, मैंने भी छुपा के खाया, घर वालों से छुपा के लोग यूज़ करते थे। तो बहरहाल क्योंकि मुझे इसी फील्ड में जाना था तो मैंने वो शुरू करा। कई महीनों तक मैं बैठा ही रहा, कोई ख़रीदने ही नहीं आया। फिर खुद निकला, कुछ जिम्स में जाके लोगों को समझाया कि यार ये प्रोटीन है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और इसको खाने से बॉडी बनती है जी। तो फिर धीरे धीरे करके सेल अच्छी होने लगी। स्टिल घर वाले बहुत परेशान थे मुझे लेके, तब तक मेरे दोनों भाई डॉक्टर्स बन चुके थे और उनको लगता था इन लोग की तो लाइफ सेट है, इसका क्या हुआ, ये बॉडी बिल्डिंग करता है, इसको कैसे वो अपना ब्रेड एंड बटर अरेंज करेगा, कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा, कैसे बच्चों की एजुकेशन होगी, आगे क्या। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पैसा तो तब भी नहीं मिलते थे और आज भी ना के बराबर मिलते थे। तब तो कुछ भी नहीं मिलता था, एक छोटा सा मेडल मिलता था यार, आज तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज मिलती हैं कम से कम, और 10-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। एनीवे, तो मामू आपका जो सफ़र रहा इतना 20 साल का, तो उस दौर में जो आपने चीज़ें देखी और जो आज का दौर है, क्योंकि अभी भी इतने सारे एथलीट्स, अब तो बहुत काफ़ी बॉडी बिल्डिंग अपडेट हो गई, तो वो जो ज़माना था, तो उस ज़माने में और अभी के बॉडी बिल्डिंग के ज़माने में क्या फ़र्क है, कितना डिफरेंस आ गया होगा? देखिए, डिफरेंस तो ज़मीन आसमान का आ गया। बिकॉज पहले लोगों को ये लगता था कि जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी अच्छी बॉडी बनेगी। साइंटिफिक ट्रेनिंग, साइंटिफिक डाइट नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी। खूब खाओ,
जो मिल गया जो बस। हाँ जो मिल जाए खूब खाओ। और जो ट्रेनर्स थे वो ये बोलते थे कि दूध पियो और फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, उससे बॉडी बनती है। और कोई ये भी कहने वाला नहीं था कि एग वाइट्स खा लो, या कोई इतना बताने वाला नहीं था हम लोग को उस टाइम की प्रोटीन से मसल्स बनते हैं। हम लोग को भी क्योंकि बिगनर्स थे, नॉलेज नहीं थी, तो बस 3 घंटे सुबह एक्सरसाइज और 3 घंटे शाम को एक्सरसाइज करते थे। तो ये सोच के ज़्यादा करते थे कि यार ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बनेगी। 10 सेट लगा लिए, बाइसेप कर लेंगे। प्रीचर के 10 सेट लगा लिए, ये सोच अभी अगर 10 सेट लगाने को हम किसी को बोल देंगे तो नहीं वो लगा सोचने पाएगा। लगेंगे। लगा भी नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि उतना स्टेमिना, उतनी एनर्जी नहीं है और उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करी। हम लोग इसलिए लगा पाते थे कि हम सालों से वही करते थे। अभी आजकल तो ट्रेनिंग चेंज हो गई है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अभी साइंटिफिक है, डाइट, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन सब कुछ साइंटिफिक है, तो 2 घंटे इनफ रहता है सबके लिए। तो पूरा साइंस का गेम हो बिल्कुल, चुका अब तो है। टोटल साइंस का गेम। पहले भी था लेकिन नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पहले बॉडी बिल्डिंग में फेम नहीं था बिल्कुल, अभी काफ़ी फेम है। पहले बॉडी बिल्डिंग फेमस गेम नहीं था, अभी मुझे लगता है क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा फेमस, बल्कि क्रिकेट से भी ज़्यादा फेमस जो गेम है। देखिए, क्रिकेट से भी ज़्यादा फेमस जो है वो बॉडी बिल्डिंग है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। आप लोगों ने कभी कोई क्रिकेट का डिस्ट्रिक्ट का मैच देखा है? स्टेट का मैच में भीड़ देखी कभी? इवन रणजी में, रणजी ट्रॉफी में भी सिर्फ उनके जानने पहचानने वाले ही लोग बैठे रहते हैं। रणजी नेशनल लेवल का होता है ना, बट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, 4-5 हज़ार लोग रहते हैं। एक छोटे से गांव में भी अगर कॉन्टेस्ट हो रहा छोटे से होता है, गाँव में भी होता है ना, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में या उससे भी कम डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आप कंपटीशन कराओ, 4-5 हज़ार लोग, पूरा यंग क्राउड है ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने भी कुछ छोटे मोटे बिल्कुल। कॉन्टेस्ट खेले हैं। अभी आप क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट में बता दो आपकी डिस्ट्रिक्ट में कौन खिलाड़ी, कौन कैप्टन है, मैं मान जाऊंगा। आपको स्टेट में नहीं मालूम होगा, बताओ। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का मैं आपसे या किसी भी पूछूं, बता देगा कि यार वो मिस्टर भोपाल है, मिस्टर भोपाल या वो है। मिस्टर इंडिया या एमपी है। तो मेरी नज़र में, अच्छा, फिर इसके बाद आज अपने शहर में 200 जिम है। क्रिकेट के कितने ग्राउंड हैं आप बता दो? 2-3 होंगे मुश्किल तो से। बॉडी बिल्डिंग बहुत फेमस है, पहले नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हम लोग के टाइम में फेम नहीं मिलती थी, क्योंकि यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। आप चैंपियन बन गए तो आपको मालूम है, आपके मोहल्ले वालों को मालूम है, कभी पेपर पे न्यूज़ आ गई तो दैट्स इट। अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, एक ये बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे, अभी थोड़े से पैसे मिलने लगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत मिलने लगे। तो पहले फिर भी उतना खर्चा नहीं निकल पाता, वो जो एक्सपेंस होता है बिल्कुल वो तो पॉसिबल नहीं है अपने आप की इतना निकला है। तो मामू तकरीबन कितना खर्चा आ जाता होगा एक एथलीट का, एक प्रिपरेशन का या पर मंथ का? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, मैं भी एक एथलीट हूँ, मैं भी इस चीज़ से गुजरता हूँ। इतना खर्चा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, सप्लीमेंट्स हैं, डाइट्स हैं और रॉइड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों की एक प्रोफेशनल एथलीट को जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ती है। तो तकरीबन कितना खर्चा आ जाता होगा एक प्रिपरेशन में आपका? देखिए, सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। अगर कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का बंदा है, तो मिनिमम से मिनिमम भी उसका जो डेली का खर्चा है वो 500 रुपये तो चाहिए उसको। मतलब 15,000 रुपीज़ पर मंथ सिर्फ डाइट का? हाँ, ये मिनिमम है। नहीं, इंक्लूड कर सकते हैं हम Included उसमें, supplement। हाँ, सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। और ये पूरे साल है, ईयर राउंड 365 डेज। लेकिन अगर वो प्री कॉन्टेस्ट डाइटिंग पे है तो उसको और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, वो आप समझ सकते हो जी। वो क्लियर है। तो उसके सप्लीमेंट्स बढ़ जाते हैं, दूसरी जो एर्गोजेनिक एड्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स उसकी बढ़ जाती है। तो उसका खर्चा आप मान के चलो एटलीस्ट 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ जाता है आखिरी के 3-4 महीने में। एक नए डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉडी बिल्डर को जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, बॉडी का साइज़ बढ़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, सप्लीमेंट्स की, डाइट की और दूसरी चीज़ों की जी, बढ़ती ही जाती है। अगर वही 100 kg का बॉडी बिल्डर है और वो नेशनल के लिए कम्पीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो 4-5 हज़ार रुपये रोज़ पे चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 4 to 5,000 पर डे की डाइट, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ों, इतना खर्चा एक बॉडी बिल्डर का होता है जो पीक डेज में और कॉन्टेस्ट टाइम पे होते बिल्कुल हैं। इतना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। जाहिर सी बात है। मामू, आपने इतने सारे एथलीट्स रेडी किए हैं, जैसे समीर भाई हैं, मिस्टर एमपी, अभी करंट मिस्टर एमपी हैं, मिस्टर इंडिया के लिए भी उन्होंने मेडल लेकर आए हैं, बॉस क्लासिक चैंपियन हैं। तो आपके इतने सारे एथलीट्स हैं, जुबैर भाई हैं, अल्ताफ़ भाई हैं, और जितने भी मैंने आपके एथलीट हैं ऑलमोस्ट सब जाइंट ही हैं, मतलब इतना ब्रॉड है। तो इसका सीक्रेट क्या है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मेरा एक अभी और स्टूडेंट है, शुभम नाम है उसका, शुभम यादव। अभी उसने टाइटल लिया था, वो भी 100+ और बड़े ही लोगों ने उसकी तारीफ़ करी कि यार ये इतनी जल्दी इतना इम्प्रूवमेंट, इतना साइज़ कैसे। मैं उसके पिक्स दिखाऊंगा आपको बाद में। तो हम पिक्स डालेंगे शुभम भाई हाँ, का, शुभम का डालना है क्योंकि वो बिगनर है और उसने बहुत जल्दी
लगभग 1-1.5 साल में वो 75 kg से 100 प्लस गया और रिब्ड में है 100 प्लस, और 100 प्लस। छोटा सा बच्चा है 21-22 साल का, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगा। एनीवे, देखिए क्या है कि लोग काहे में बिलीव करते हैं शॉर्टकट में, मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने रास्ता देखा ही नहीं शॉर्टकट का। मैं तो बहुत लंबा घूम के आया हूँ भाई, 20 साल जाहिर सी बात मैं तो लंबा घूम के आया हूँ, तो मैं शॉर्टकट नहीं आता। पहली चीज़ हमारे सर ने हमें क्या सिखाया, हार्ड वर्क, हैवी लिफ्टिंग, ओल्ड स्कूल, हाँ, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग, राइट। हमें नहीं मालूम कि यार ये डाल ले तो रिप्ड हो जाएगा, वो डाल ले तो ऐसा हो जाएगा, वो डालने से 6 पैक आ जाएंगे। हमारे ज़माने में फ़ोटो शूट के लिए बॉडी बिल्डिंग होती नहीं थी, है ना। हमारे ज़माने में तो ये होता था कि भाई तेरे को 200 किलो के स्क्वाट के 6 सेट मारना है ना, तेरे को ऊपर तक भर के लेग प्रेस लगानी है, बंदे को भी डाल ले ऊपर, तो वो रॉ पावर जो है ना, और वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी है। वरना मैंने क्या देखा है दानिश की, कई बंदों को मैंने देखा 2-3 साल आए, बड़ा अच्छा फॉर्म लेके आए, गायब, पता ही नहीं कहाँ चले गए। कभी बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, कभी मेंस फिजिक खेलना शुरू करा, मालूम ही नहीं कहाँ चले गए। कई एथलीट ऐसे मैंने भी देखा। कई सारों को मैंने देखा स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कि यार बड़ा अच्छा बंदा है, तो बड़ा आगे तक जाएगा, मालूम चला वो तो गायब है। और जो हमारे साथ के बंदे तो उन्होंने 15-15, 20-20 साल बॉडी बिल्डिंग करी और आज भी कर रहे हैं, अभी चाहे अभी कर सकते हैं। एनीवे, तो मैं बिलीव करता हूँ काय में, हार्ड वर्क में। तो मैं मेरे बंदों को सबसे पहले हार्ड वर्क सिखाता हूँ, ना कि ये सिखाऊँ कि यार ये डाल ले तो तेरा साइज बढ़ जाएगा और ये डाल ले तो कटिंग हो जाएगी। ये आजकल बहुत चल रहा है ना, ये शॉर्टकट, वो अपने को नहीं आता, अपन मना कर देते। कोई पता आता आपने ट्रेनिंग चाहिए, सर बॉडी दिखाता 3 महीने बाद खेलना है, मैं मना कर देता हूँ, भाई नहीं खेल पाएगा हमारे पास 3 महीने में। लंबा टारगेट देता हूँ लड़कों को। समीर का ही जैसे आपने जिक्र करा, तो समीर को ही मैंने 2-3 साल का पहले टारगेट दिया कि यार समीर तू 1-2 साल गेनिंग कर। 75 से वो गया 110, 120 गया, फिर कट करके 100 kg में आया। अल्ताफ को देखो आप, अभी भी अल्ताफ जो है वो गेनिंग पे ही है, 2 साल हो गए। मैं उसको खिला सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि ताकि उसको स्टेज के जो एटिकेट्स है वो आ जाएं, ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ, चैंपियन बनाने के लिए नहीं खिला रहा, वही शुभम के साथ है, वही दूसरे लड़कों के साथ है। तो मैं ऐसा नहीं, मतलब ये मैं अपने लड़कों को सही रास्ता दिखाता हूँ। मैं ये नहीं बोलता यार कि तू बहुत सारा माल डाल लो, एक्सरसाइज कम करो और इसी साल चैंपियन बन जाओगे, ऐसा ये सब बेकार की बात है, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि लंबा गेम खेलना है। बिल्कुल, हर साल आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आगे जाते जाओगे, 2, 4, 5, 6, 7 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में, जो हमारा लेवल में इंटरनेशनल में अचीव करना है। जाहिर सी बात है, बॉडी बिल्डिंग 2-3 साल का तो गेम है नहीं, बहुत लंबा सफर है, मसल बिल्डिंग बहुत स्लो लेकिन प्रोसेस आजकल ये मैं देखता हूँ बच्चों में कि वो बड़े जल्दी में रहते हैं। उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। वो सर ऐसी कोई ऐसा कुछ बता दो, कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो, कोई ऐसा रॉइड्स बता दो जिससे रिजल्ट जल्दी आ जाए। आते साथ ही मामू मतलब डायरेक्ट यही बोलते हैं, आप तो ये बताइए डालना क्या है, कोई साइकिल बता दो, कटिंग साइकिल, गेनिंग साइकिल, बस आते साथ ही यही उनका क्वेश्चन होता है। इसलिए उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो नहीं पाता। वो अपना जो उनका जेनेटिक पोटेंशियल है, जहाँ वो नेचुरली पहुँच सकते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वो उससे पहले ही माल डालना शुरू कर देते हैं। अब जब आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तब आप माल डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी खुद की बॉडी का जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो तो रुक जाने वाला है। तो आप लंबे कैसे चलोगे? फिर होता वही है कि 2-3 साल बाद डिपेंडेंसी आ जाती है कि नो स्टेरॉइड्स नो रिजल्ट्स। तो फिर वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि स्टेरॉइड्स ही बॉडी बिल्डिंग है, और फिर समाज में जो है बड़ा गलत मैसेज जाता है। लोगों को लगता है कि यार ये स्टेरॉइड्स लेके इसने बॉडी बना ली। इस चीज़ से तो मैं भी मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, इस वर्ड्स नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब लोग यही बोलते हैं कि यार ये देखो इसने स्टेरॉइड लेके बॉडी बना ली, इंजेक्शन लगा के बॉडी बना ली। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये आपका स्टेरॉइड इतना अच्छा है, यार ये लड़का इतना अच्छा है, इसने स्टेरॉइड्स तो लिया होगा। मतलब आजकल क्या है, ये दोनों एक दूसरे के वो बन गए, पूरक बन गए। मतलब इस बॉडी और स्टेरॉइड्स, बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी नहीं बन सकती, बिना स्टेरॉइड्स के आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, बिना स्टेरॉइड्स के आप एक अच्छे एथलीट नहीं बन सकते। ऐसी मेंटेलिटी समाज ने और जो न्यू कमर्स हैं इस गेम में उनने बना ली है, जबकि ये सच नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद और मेरे साथ के जो दूसरे लोग हैं उन सब लोगों को पता भी नहीं था कि सप्लीमेंट क्या होता है। स्टेरॉइड्स तो दूर की बात है, तभी भी अच्छी बॉडी थी, तभी भी वेंस आती थी इधर, तभी भी 6 पैक एब्स थे, तब भी चैंपियन बनते थे, है ना। और लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं, अल्लाह बख्शे शमीम भाई हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छी बॉडी, आज के जो एथलीट माल डाल के है ना, उनसे भी ज़्यादा अच्छी बॉडी उन्होंने बिना सप्लीमेंट्स और बिना मेडिसिन के बना ली थी। उस टाइम तो ऑफ सीजन ऑन सीजन होते ही साल भर आपको 5-6 घंटे प्रैक्टिस करनी है, साल भर आपको खूब खाओ पियो, पानी छोड़ने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप एक्सरसाइज इतना वर्कआउट करते थे ना कि बॉडी रिप्ड ही रहती थी, इतनी मेहनत करते थे। बहरहाल अब जब बात निकली है तो अपन इस बारे में भी बात करते हैं कि लोगों को जब ये लगता है कि बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती और बिना स्टेरॉइड्स की अच्छी बॉडी नहीं बन सकती,
इवन मैं ऐसे लोगों को मतलब जानता हूँ, कंपटीशन भी नहीं खेल सकते इवन लोग मैं ये ऐसे लोगों को सोचते हैं। जानता हूँ जिनको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, हम्म, जिनको एथलीट नहीं बनना है, जिन्हें कंपटीशन नहीं खेलना है, लेकिन वो भी अच्छी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। जबकि मेरा कहना यह है कि बिना मेडिसिन के भी अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेनर है, जी अगर आपको साइंटिफिक नॉलेज है डाइट की, न्यूट्रिशन की, सप्लीमेंट्स की, बिल्कुल। तो बिना स्टेरॉइड्स के भी अच्छी बॉडी बन सकती है। सही बात है। हायर लेवल पे जाने के लिए ज़रूर कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक लेवल अलग हो जाता है। पहले अपना जो नेचुरल जो आपका पोटेंशियल है पहले उसको अचीव तो करो यार। जाहिर सी बात है। चलो अब आ जाए अपन इस पे कि बिना स्टेरॉइड्स लिए हम एक अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं कि नहीं, हाँ। हम अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं, इस पे आ जाते हैं विदाउट स्टेरॉइड। विदाउट स्टेरॉइड। अब आजकल तो सीधे सीधे दो रास्ते हैं, सबको पता जी। है। पहला रास्ता नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, बिल्कुल। भाई मैं नेचुरल एथलीट्स हूँ, उसके मसल मैनिया वगैरह कंपटीशन होते हैं। मुझे नहीं लगता मसल में नहीं, अभी आपको लगता है क्या वो नेचुरल एथलीट हो, जो चुलसुन है, यूलिसिस है। चुलसुन का तो मुझे नहीं लगता, उसका जिस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देख के नहीं लगता कि वो नेचुरल होगा, ये मेरी पर्सनल राय है। यूलिसिस ओके वैसी बॉडी बनाई जा सकती है क्योंकि बहुत ह्यूज नहीं है वो, तो वो पॉसिबल है उतना मेंटेन रखना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नेचुरल कंपटीशन होते हैं और उसमें डोप टेस्ट होता है और लोग उसमें compete करते हैं, और फ्यूचर जो है अपने स्पोर्ट्स का वो नेचुरल है। मैं आपको बताता हूँ, आज से 10 साल बाद शायद हो सकता है 15 साल लग जाएं, स्टेरॉइड्स का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही करेंगे, आप बिल्कुल। देखना। और ये मेरी दिल से इच्छा भी है कि ऐसा हो, और मैं भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ही प्रमोट करता हूँ। अच्छी बात है। तो मामू जैसा कि हमने बात करी कि यही जो नेचुरली जो compete करना चाहते हैं लड़के, जो चाहते हैं कि हम बिना स्टेरॉइड के, क्योंकि घर वाले भी जो यंगस्टर हैं उनको परमिशन नहीं मिलती, घर वालों से ही परमिशन लेनी पड़ती है, तो उन कई लोगों को तो सप्लीमेंट्स तक की परमिशन नहीं मिलती। मतलब मैं भी जब बिल्कुल, स्टार्ट सही किया था बात। तो मैंने भी अपने एक फ्रेंड के घर पे सप्लीमेंट छुपाया था, जब जिम से आता था उसके घर जाता था, वहाँ पीता था, फिर मैं अपने घर जाता था। तो क्या नेचुरली भी compete किया जा सकता है, मतलब स्टेज को फेस कर सकते हैं हम विदाउट एनी शॉर्टकट? सी नेचुरली का मतलब मेरी नज़र में होता है कि विदाउट एनी स्टेरॉइड्स। सप्लीमेंट्स जो हैं वो आप जानते हैं नेचुरल में ही आते हैं, बिल्कुल। और सप्लीमेंट्स जो है वो नीड है, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप पोस्ट वर्कआउट अंडे खा के मसल बना लोगे तो ये गलत है। बिल्कुल। अगर किसी को लगता है ना कि नहीं यार मैं ये डब्बा उब्बा नहीं खाऊंगा, हाँ। मैं प्रोटीन नहीं लूँगा और मैं तो अंडा और चिकन मैं तो नेचुरल बॉडी बना लूँगा, तो वो अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती करेगा। बिल्कुल। और कोई अगर उसको ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोलेगा कि यार तू बिना सप्लीमेंट के अच्छी बॉडी बना सकता है। कैसे बना लेगा? मान के चलो मैं 100 किलो का हूँ और अभी मुझे लगे कि नहीं यार सप्लीमेंट्स नहीं खाना है, तो मैं 200 ग्राम प्रोटीन कहाँ से लाऊंगा भाई? कैसे कैसे 8-9 मील कैसे लूँगा? क्या हर एक घंटे में 10 अंडे 15 अंडे खाना पॉसिबल है? क्या दिन भर अंडे ही खाना है और कोई काम नहीं है? आजकल बिजी लाइफ है ना भाई, लाइफ बिजी है, बिजी लाइफ है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2-3 स्कूप प्रोटीन ले लें, तो 100 ग्राम प्रोटीन मिल गया 3 स्कूप में, है ना। दूसरी चीज़ तो जो सामने आती है वो ये है कि द गोल्डन विंडो ऑफ रिकवरी जो 45 मिनट्स की है, आप अपन सब जानते हैं। तो कैसे आप चिकन खा लोगे और चिकन आपको 3 घंटे में 45 मिनट पच भी जाएगा और पच के प्रोटीन से अमीनो एसिड पर टूट भी जाएगा और टूट के मसल तक पहुंच भी जाएगा? कैसे नहीं पहुंचेगा? तो ऑब्वियसली आप एनाबोलिज्म की जगह कैटाबोलिज्म में चली जाएगी बॉडी, तो कैटाबोलिज्म में तो उल्टा हो जाएगा, बॉडी बनने की बजाय ख़राब हो जाएगी, आपकी बॉडी आपकी मसल्स खाने लगेगी। तो बिना सप्लीमेंट्स के पॉसिबल नहीं। पहली चीज़, जब हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर पे लोड पड़ता है, राइट। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हड्डियों से कैल्शियम खींचती है, प्रोटीन को इसको मसल को चाहिए। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स अलग से नहीं लोगे तो होगा क्या? बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है, आप हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हो तभी आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेना, नहीं तो उससे आपकी बोन की डेंसिटी कम होने बोन डेंसिटी कम होने लगती है, ऑब्वियसली जॉइंट लुब्रिकेशन कम होने लगेगा, प्रॉब्लम्स होने लगेगी। और प्री मैच्योर एजिंग होती है, उम्र से पहले। कई बॉडी बिल्डर को आपने देखा होगा कि हैं तो 25 साल के, लगते 45 साल के। कई बॉडी बिल्डर को आपने देखा होगा हैं तो 50 साल के, लगते 30 साल के। कहाँ फर्क है? न्यूट्रिशन और रिकवरी, न्यूट्रिशन और बोलते हैं लोग मुझसे भी, मुझसे बहुत लोग एज कितनी है आप बताइए, एज कितनी है आपकी? इट्स अ टफ क्वेश्चन, बट मैं अभी जो 43 ईयर्स का हूँ। 43 ईयर्स की, और जितने भी लोग जानते हैं मामू को सभी जानते हैं, मामू के फोटोज़ देखे होंगे, मामू की फिजिक देखी होगी। मुझे नहीं लगता अभी कोई होंगे जो इस एज के अंदर इतनी अच्छी फिजिक लेके चल रहे हैं। मतलब एक जो जिनको मैं जानता हूँ जैसे साहिल खान है, वो भी अराउंड 40 to 43 के हैं, लगभग मेरे बराबर तो गिनती के मुश्किल से इंडिया में 2-3 लोग ही ऐसे होंगे इस एज के अंदर इतनी अच्छी फिजिक मेंटेन करके चल रहे हैं। रीजंस है,
आप सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं कर सकते, आपको जी। डाइट न्यूट्रिशन चाहिए। तो मैं वही बता रहा था कि फ्री रेडिकल डैमेज होता है। बिल्कुल। अब फ्री रेडिकल डैमेज होता है तो क्या बाल भी जलना शुरू हो जाते हैं, स्किन पे दिखने लगता है ना, इंजुरीज होने लगती हैं। अब फ्री रेडिकल डैमेज से बचने का सबसे अच्छा तरीका एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, ये सब लेते रहना चाहिए। सप्लीमेंट में ही पॉसिबल है यार। जाहिर सी तो बात है। वही मैं समझाता हूँ लोगों को कि यार जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, कई लोगों को मैंने देखा है एक अजीब सी अकड़ है, यार मैं ये डब्बे वब्बे नहीं लूंगा बाबा, मैं सप्लीमेंट नहीं लेता, मैं तो नेचुरल बना लूंगा अंडे चिकन खा के। यार 3 दिन भी नहीं खा पाएगा, रिक्वायर जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, 3 दिन भी पोस्ट वर्कआउट क्या करेगा? अब तोड़ लिया मसल वर्कआउट करके, है ना, जी। हाइपरट्रॉफी करके, उसकी रिकवरी कैसे होगी अगर वो लिक्विड प्रोटीन नहीं लेगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे माऊ, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी हुआ है ये कि जब भी मैं प्रिपरेशन पे आता हूँ तो कई लोगों से मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, मतलब बात ही बंद हो जाती है, कई लोग मुझसे बात करना, क्योंकि एक बिहेवियर ऐसा हो जाता है, एक नेचर बिल्कुल ऐसा चेंज हो जाता है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा डाइट के ऊपर होते हो, एग्रेसिव हो जाते हैं एथलीट्स लास्ट टाइम में, ख़ासतौर पे जो पीक वीक होता है। तो मैं कई लोगों से ताल्लुकात, तो ये बात कितनी सच है और इसका रीज़न क्या है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं, क्योंकि लोग समझते हैं मुझ में एटीट्यूड है या एक एथलीट में एटीट्यूड है। देखिए, ये बिल्कुल सही है जी। कि जब एक्सट्रीम डाइटिंग शुरू करता है एक बॉडी बिल्डर, दैट मतलब जिसको बोलते हैं कार्ब ड्रॉप करना या ज़ीरो कार्ब जाना, कई लोग ज़ीरो कार्ब चले जाते हैं, साल्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका जो फ्यूल है ना, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जी, है ना, और थोड़ा सोडियम भी। तो जब ही वो ड्रॉप करते हैं तो दिमाग काम करना कम कर देता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। साल्ट छोड़ते साथ ही चिड़चिड़ापन आता है इंसान के अंदर, और उसको सही बात भी गलत लगती है। उस टाइम जो है बड़ी ही नाजुक स्थिति होती है एक एथलीट की। ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा मेरे साथ भी होता है, सारे एथलीट सबके साथ होता है। इनफैक्ट मैं अपने घर वालों से और अपने ख़ास दोस्तों से और अपने ऑफिस के स्टाफ से बोल देता था 15-20 दिन पहले कि भाई मेरे से ज़्यादा बात मत करना, और आई एम सॉरी, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि अगर मैं, हाँ पहले ही मैं बोल देता था कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे बर्दाश्त कर लेना, बिकॉज अभी मैं चिड़चिड़ा हो जाऊँगा। और सभी हो जाते हैं यार, क्योंकि क्या रहता है कि डेप्रीवेशन में चले जाते हैं सभी चीज़ें, कार्ब्स खा नहीं रहा, साल्ट ले नहीं रहा, फिर आखिरी के जो पीक वीक की बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग तो 3-4 दिन पहले से वाटर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम बहुत चिड़चिड़ाहट होती है इंसान को। अच्छा, बॉडी बहुत स्ट्रेस में रहती है, पूरी बॉडी स्ट्रेस में, दिमाग के साथ साथ बॉडी स्ट्रेस में है। जब आप नमक छोड़ देते हो तो उसके बाद जो है क्रैम्प आना शुरू होते हैं, बहुत वीकनेस लगती है, तो उससे भी चिड़चिड़ापन आता है, कमज़ोरी से चिड़चिड़ापन आता ही है। भूखे रहता है आदमी, डाइटिंग करता है, चिड़चिड़ापन आता ही है। प्लस क्या होता है कि आखिरी के दिनों में नींद भी नहीं आती। बिल्कुल, ये हर एक एथलीट जानता है, बिल्कुल सही बोल नींद रहे नहीं हैं। आती ना आखिरी के दिनों में। 2-3 दिन आप पेट में भूख लग रही है आदमी को, है ना, वाटर Cravings कंट्रोल है, होती साल्ट है। क्रेविंग्स होती है, कार्ब की सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम, मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो चिड़चिड़ापन आता है, और वो साइंटिफिकली भी सही है और स्वाभाविक भी है, सबको आता है। तो लोगों को ये बात समझना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसमें दानिश की या किसी एथलीट की गलती नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। हर एक बॉडी बिल्डर के साथ, जिसके साथ आप स्टेज के पीछे जाके फोटो खिंचवाने की जिद करते हो ना कि सर एक सेल्फी, और बोलता भी रुक जाओ यार मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, लौट के आके फिर आपको दूंगा, उसने 2 दिन से पानी नहीं पिया हुआ होता, वो बहुत परेशान होता है। तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें एटीट्यूड आ गया है या वो घमंडी होते हैं एथलीट या बॉडी बिल्डर घमंडी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनकी फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन है वो इसके लिए जिम्मेदार जाहिर सी बात है, है। वो उसका नेचुरल नेचर नहीं है। आप स्टेज पे जब वो होके आए, पानी वानी पी ले, खा ले, उसके बाद आप मिलो, बड़ा फ्रेंडली मिलेगा आपसे, अगले दिन वो उसको नेचर ही चेंज लगेगा। जाहिर यही होता हाँ, है, तो बिल्कुल यही वो होता है। एक समझने वाली बात है। मैंने खुद, मतलब जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने एडवांस में सॉरी बोल रखा था, भाई आप नहीं, लोग बिल्कुल ठीक है, वो उनको पब्लिक को हाँ। लोगों को समझना चाहिए हाँ। कि उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो नॉर्मल बिहेव करे, नहीं, सबके साथ होता है वो। बिल्कुल। तो ये तो था मामू मेरा पर्सनल क्वेश्चन। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे नॉलेज की, कि सही नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं, वो आपके ट्रेनर बताएंगे। तो जो आजकल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों को मैंने देखा है 2-3 महीने एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा फिजिक बिल्डअप हो जाता है, तो ट्रेनर बन जाते हैं किसी भी जिम में, नॉर्मल लोकल जिम्स के अंदर उनको रख लेते हैं। तो ये कितना सेफ है, कितना सही है, आप इस बारे में क्या बोलोगे? इस बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पहले की बात अलग थी, पहले ट्रेनर्स की कमी थी और इंस्टीट्यूट्स नहीं थी जो ट्रेनर्स को सर्टिफाई कर सके। तो अभी तो इतने सारे कोर्सेज होने लगे हैं, बहुत सारे, कम से कम 50 इंस्टीट्यूट्स हैं जी, प्लस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी होने लगे। बिल्कुल। तो क्या इसलिए मेरा ये मानना है कि अच्छे और सर्टिफाइड ट्रेनर्स की कमी नहीं है, और कोशिश यही करना चाहिए कि आपका ट्रेनर क्वालिफाइड हो। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन ज़रूरी है,
फिर उसके बाद सर्टिफाइड हो, और जो तीसरी चीज़ है जी। वो उसकी ट्रेनिंग के स्किल्स हों, और जो लास्ट चीज़ है वो अच्छी बॉडी है। लेकिन होता उल्टा है, उल्टा होता है, लोग बॉडी देख के लोग बॉडी देख के ट्रेनर बना लेते हैं कि यार मैं तो इससे ट्रेनिंग लूँगा, कितनी अच्छी बॉडी है। बिल्कुल। देखिए, बॉडी बनाने के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरी नहीं है। बॉडी बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डाइट और न्यूट्रिशन की नॉलेज हो, क्योंकि वो तो आपका ट्रेनर आपको बताता है ना। बॉडी तो एक्सरसाइज करने से और अच्छा खाने से सबकी बन जाती है, लेकिन आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपकी जो बॉडी है ना बहुत कीमती है, वो आप हर किसी के हवाले नहीं कर सकते कि यार मैं आपको फॉलो करूँगा। एक ही तो जिंदगी है भाई, लाइक आप एक, अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो ऑब्वियसली आप सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, जाहिर सी बात है ना। बिल्कुल। तो अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाओगे, इसका मतलब ये कि आप हर किसी से सलाह नहीं ले सकते। अगर आप बीमार हो तो आप सोचोगे यार ये जो डॉक्टर है ये स्पेशलिस्ट है, इसका बड़ा नाम है, ये बड़ा क्वालिफाइड है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। एट द सेम टाइम बॉडी में भी है। आप ये नहीं देखो कि यार ये तो चैंपियन है, ये तो फलाना मिस्टर है, मिस्टर ये है, मिस्टर वो है, और इससे मैं ट्रेनिंग ले लूँ, या इसको मैं ट्रेनर रख लूँ, या इसकी बॉडी अच्छी है तो मैं इसको अपने जिम में ट्रेनर रख लूँ, या मैं इससे पर्सनल ट्रेनिंग ले लूँ, या मैं इससे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लूँ। आप पहले देखो कि उसको नॉलेज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस का लेवल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो सर्टिफाइड है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के साथ अगर अपने ट्रेनर को चूज़ करोगे तो आपको जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको इस बात के चांसेस बहुत कम होंगे कि आपको इंजुरीज हो जाएं या आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। आप सेफ रहेंगे। तो मतलब कैसे चूज करें कि यार मैं के मतलब एक नॉर्मल आदमी को तो इतना नॉलेज नहीं होता ना कि यार, क्योंकि आप तो हर कोई पूछ सकता है, देखिए पूछ सकता है। जो नॉर्मल आदमी है अगर वो किसी से ट्रेनिंग लेगा तो ऑब्वियसली वो उसको पे करेगा, जाहिर सी बात है, पे करेगा ना। तो उससे पूछ सकता है कि सर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है क्या, आपने मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सर्टिफिकेशन है कि नहीं, क्योंकि इट्स ओपन। और कुछ ही दिनों में मेरी नॉलेज के हिसाब से गवर्नमेंट का एक लॉ भी आने वाला है कि सारे ट्रेनर्स को सर्टिफाइड होना ही पड़ेगा, कंपलसरी। हर चीज़ में तो सर्टिफिकेशन चाहिए, फिर ट्रेनिंग में क्यों नहीं चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, वकील बनने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, डाइटिशियन बनने के लिए चाहिए। और ट्रेनर की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत बॉडी बनाई 2-4-6 महीने और ट्रेनर बन गए और लोगों ने रख लिया। तो मुझे लगता है कि वो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। जो भी ट्रेनर्स हैं सारे, जो मेरे जूनियर्स हैं, उन सबसे को मेरा सजेशन है कि भाई लोग, इजी सर्टिफिकेशन होता है, 15-20 हज़ार रुपए तक के कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कोई सर्टिफिकेशन सजेस्ट करेंगे, कोई इंस्टीट्यूट जो आप जानते हो जो आपकी तरह बेटर अच्छा नॉलेज बताए, प्रोवाइड करे लड़कों को? देखिए, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं अवेलेबल हैं, फिर भी मेरी नज़र में IFSI अच्छा है, K11 अच्छा है, SESM अच्छा है, हेड स्किल डेवलपमेंट अच्छे हैं, बहुत ही सारी हैं, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। और सबको मेरी सलाह है कि अगर उन लोगों को जो सर्टिफाइड नहीं है जी, और अपनी फील्ड में हैं, ट्रेनर हैं या ट्रेनर बनना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उनको मेरी सलाह है कि अगर आप अपने अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ा लोगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, आपकी भी मेरे खुद के, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे खुद के जिम में करीब 18 ट्रेनर हैं। उन 18 में से सिर्फ 7-8 ट्रेनर जो हैं वो अच्छी इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड है, तो उनकी सैलरी ज़्यादा है जी। जो लोग मेरे पास आए कि साहब आपने जिम खोला है, मुझे रख लीजिए आप, तो मैंने सबसे पहले पूछ सर्टिफिकेट है, उन्होंने कहा मैंने सर्टिफिकेट देखा, फिर ज़्यादा बात नहीं करी। जाहिर सी बात है, ऐसा सब जगह होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है तो आप लोग प्लीज़ सर्टिफिकेशन करें और किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से, तो आपका ऑब्वियसली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, और कल को अगर आपके हाथ से किसी का कोई नुकसान होता है तो वो आप पे ब्लेम नहीं कर पाए। मामू एक चीज़ और, मतलब यंगस्टर्स के लिए मतलब आपके थ्रू मैसेज देना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं और मतलब किसी के भी पीछे चले जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं ये भैया हैं, वो 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, 5 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, 10 साल से, उन्होंने कुछ भी सजेस्ट, मतलब ऐसे कई लड़के आते हैं मुझे बताते हैं कि मैं ये ले रहा हूँ, मैंने पूछा किसने सजेस्ट किया, कहते हैं यार वो भैया में, भैया क्या सर्टिफाइड हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कोई अच्छे ट्रेनर हैं? वो कहते हैं नहीं, वो तो 10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। तो क्या है, ये हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी है, और सिर्फ हमारी कंट्री में ही मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप कोई बंदा बिगनर है, वो जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहा है और जिस बंदे की बॉडी अच्छी है बस वो उसको ही गुरु बना लेता है। बिल्कुल, उससे ही पूछता है भाई इतने अच्छे बाइसेप्स है, तुम्हारी बॉडी तो अच्छी है, मेरे को बताओ कैसे बनेगी, और वो बन भी जाता है। वो कहता है तुम ये वाला सप्लीमेंट ले लो, ये वाली मेडिसिन ले लो, ये वाली टैबलेट ले लो, ये वाला इंजेक्शन लगा लो। तो गलती उन यंगस्टर्स की भी है कि बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो करना, और किसी ने कुछ भी बता दिया वो अपनी बॉडी में डाल लेना, क्योंकि बॉडी बहुत कीमती है। एक बार अगर आप अपनी बॉडी में कोई चीज़ डाल लोगे ना तो फिर उसको वॉच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप पहले जो है पता करें कि उसकी नॉलेज का लेवल क्या है और फिर उसके बाद फॉलो करना चाहिए। एक चीज़ और मामू, ये भी मेरा पर्सनल क्वेश्चन था और आपके थ्रू मैं आंसर देना चाहूँगा कि कई लोगों के इंस्टाग्राम पे भी आपके पास तो काफ़ी मैसेजेस आते होंगे कि सर मैं गरीब घर से हूँ और अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या आप मुझे गाइड कर देंगे फ्री? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ट्रेनर जो होता है, एक जो ऑनलाइन ट्रेनर होता है या जिम में ट्रेनर होता है, वो फ्री में गाइड नहीं करेगा, वो उसका काम है। तो लड़के जो है मैसेज करते हैं कि आप भैया मुझे फ्री में गाइड करिए, मैं बहुत गरीब हूँ, तो क्या ये कितना मतलब मुझे ठीक नहीं लगता, ये क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, पहले कई साल पहले तक मैंने बहुत लोगों को इस तरह गाइड किया, बहुत लोग, बिल्कुल। कभी फीस ली भी नहीं, जिनने पेशकश भी करी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, आई शुड शेयर माई नॉलेज फॉर फ्री। जी। तो लेकिन फिर बाद में मुझे दोस्तों ने समझाया कि नहीं यार, आप जब फ्री में किसी को इतना अपना टाइम देते हो तो वो जो है उसको वैल्यू नहीं करता। अगर आप फ्री में किसी को ट्रेनिंग शेड्यूल बना के दे रहे हो, डाइट शेड्यूल बना के दे रहे हो, सप्लीमेंट शेड्यूल बना के दे रहे हो, तो ये तो आपकी भावना है कि आप उससे पैसा लेना नहीं चाहते, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। और ये बात फैक्ट है, लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ इजीली मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जिस चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उसकी वैल्यू होती है। वो बात मुझे क्लिक करी कि यार, अच्छा फिर क्या होता था, बहुत भीड़ लगने लगी, बहुत भीड़, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 50-100 मैसेज आने लगे, सर क्या खाऊं, मुझे बता दो। तो यार वो चीज़ मुझे जो है परेशान करने लगी, मेरे पर्सनल काम डिस्टर्ब होने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं थोड़ा चूजी हो जाता हूँ और सर्टन जो है फ़ीस लेना शुरू कर दी। तो अभी मेरा मानना ये है कि नहीं, फ्री में गाइड नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। और फिटनेस वाले लोग जो हैं वो, उनको तो बिल्कुल जो है करना नहीं चाहिए फ्री में गाइड। जो एथलीट्स हैं उनके लिए ज़रूर एक आपको सर्टेन वो रखना चाहिए कि अगर भाई तुम 200-300 रुपये भी रोज़ खर्च कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा गरीब हो और 200-300 रुपये भी कर सकते हो तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। लेकिन अगर इतने खर्च नहीं कर सकते तो मेरे गाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कि तुमको डाइट रोज़ लेनी है। मतलब ये कड़वा सच है, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर किसी बंदे के पास उतने पैसे भी नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये महीना भी, तो ये बहुत, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो बॉडी बिल्डिंग कर पाए। मामू, जैसे कि आप ट्रेनिंग कराते हैं, आप प्रिपरेशन कराते हैं एथलीट्स के लिए और नॉर्मली भी फिटनेस के लिए भी, तो जो अगर चाहते हो ट्रेनिंग लेना और बॉडी बिल्डिंग अपनी स्टार्ट करना, तो वो अगर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मेरे। तो आपका इंस्टाग्राम आईडी आप तो बता। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है फिटनेस गुरु मलिक इसरार जी। मेरा नाम आप, हाँ मेरा नाम आप टाइप करेंगे मलिक इसरार तो भी आ जाएगी, या फिटनेस गुरु लिखेंगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट करें। मामू, हम यहीं पे बात खत्म कर देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मामू के साथ हम आगे भी और वीडियोस बनाएंगे, काफ़ी सारी उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच मामू, आपने हमें इतना वक्त दिया, अपना कीमती टाइम में, काफ़ी बिजी रहते हैं, अपनी तकरीबन 4-5 दिन से बात हो रही थी, अपना टाइम सेट नहीं हो पा रहा था। तो थैंक यू सो मच मामू, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों को अभी और अच्छी नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। मामू, एक बार आपकी तरफ से भी। दोस्तों ज़रूर शेयर करिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे हुए हैं दानिश भाई के, तो DK फिटनेस सॉल्यूशन जो है आप लोग भी लाइक और शेयर करिए, काफ़ी नॉलेजेबल रहते हैं और बहुत अच्छा रहता है। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from